work was rediscovered in the early 20th century. बेसिकली मेंडल ने अपना वर्क जो है वो स्टार्ट किया 1856 में एंड ही प्रेजेंटेड हिज वर्क इन 1865. बट इसके वर्क को एज सच एप्रिसिएशन नहीं मिली थी और बहुत से साइंटिस्ट ने इसकी फाइंडिंग्स को रिजेक्ट कर दिया था. एज सच जो है वो इसको जो है वो फर्दर एक्सेप्टेंस हाई लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं मिली. But later on, after the 35 years of his publications or his findings, इसके जो मेंडल का वर्क था उसको रीडिस्कवर किया गया और देन उसको जो है वो अप्रिशिएट किया गया और उसको जो है वो एक्सेप्टेंस भी मिली थी. अब मेंडल का जो वर्क था उसको हम जो है वो उसका एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग सम प्रोबेबिलिटी इवेंट्स. ठीक है, जैसे मेंडल ने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसको हम प्रोबेबिलिटी की बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं किसी भी डोमिनेंट ट्रेट के अपीयर होने के या फिर कितने परसेंट चांसेस हैं फॉर द अपेयरेंस ऑफ अ रिसेसिव ट्रेट. बट स्टिल मेंडल का जो वर्क था ये तमाम जेनेटिक इवेंट्स पे अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, बहुत से ऐसे जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे मेंडल के जो लॉज हैं वो उस कॉन्सेप्ट को जो है वो पूरा नहीं करते हैं या उस कॉन्सेप्ट पे जो है उसके उस कॉन्सेप्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉज नहीं आते हैं. सो जो चार्ल्स डार्विन और वेलस, ठीक है, इन्होंने अपना जो भी प्रपोजल दिया था, वेलस भी जो है इसने भी कुछ काम इसी तरह के जो से वो किए थे. एंड फर्दर इन्होंने जो है वो थियरी ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो उसमें अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है कि दैट ऑफस्प्रिंग्स वर अ ब्लेंड ऑफ देयर पेरेंट्स फिनोटाइप्स. ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कंटिन्यूसली जो है वो ट्रेट चेंज हो रहा है. ठीक है, लाइक आपको स्किन कॉम्प्लेक्शन है, अब स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. अब ये नहीं होता कि जो कॉम्प्लेक्शन आपके पेरेंट्स का है एज सच सिमिलर कॉम्प्लेक्शन ऑफस्प्रिंग्स का होगा. ठीक है, सो ऑफस्प्रिंग्स क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो है उनमें डिफरेंट स्किन कॉम्प्लेक्शन अपीयर हो सकता है. तो इस तरह की जो फिनोटाइप्स आती हैं उनको आप कहते हैं कि दैट्स अ कंटिन्यूस वेरिएशन. एंड कंटिन्यूस वेरिएशन कब आती है, जब ऑफस्प्रिंग्स में क्या होता है, जो भी ट्रेड्स होते हैं दीज आर अ ब्लेंड ऑफ देयर पेरेंट्स फिनोटाइप्स. ठीक है, वो पेरेंट्स की फिनोटाइप्स का मिक्सचर होते हैं. अब ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन का कॉन्सेप्ट था, जो मेंडल के लॉज हैं वो कंटिन्यूस वेरिएशन के कॉन्सेप्ट पे जो है वो पूरा नहीं उतरते हैं. ठीक है, और ये कंटिन्यूस वेरिएशन का कॉन्सेप्ट जो है ये डेवलप किया था डार्विन और वेलस ने. और ये बेसिकली इसको एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट भी माना जाता है कि ये कंटिन्यूस वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है. अब मेंडल ने क्या कहा था कि मेंडल ने बेसिकली कहा था कि वेरिएशन वाज ड्यू टू अ डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रीट और पर्टिकुलर फिनोटाइप यूनिट्स रिजल्टिंग इन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. मेंडल के मुताबिक जस्ट क्या होता है कि एक अगर मतलब ट्रेट की हम बात करते हैं, एक करेक्टर की बात करते हैं, एक करेक्टर की जस्ट दो फिनोटाइप्स हैं, दो ट्रेड्स पॉसिबल हैं, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा. ठीक है, ये मेंडल का कॉन्सेप्ट था. और जब भी जौन सा डोमिनेंस या रिसेसिव रिलेशनशिप हम कहते हैं तो उसमें हमारे पास कोई भी एक जो ट्रेट है वो अपीयर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो डोमिनेंट ट्रेट होता है. तो इसको हम कहते हैं ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है. लाइक अगर जौन सा है वो टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस होता है तो आपके पास टॉल ऑफस्प्रिंग्स ही आ रहे हैं. ठीक है, अब इसमें कोई ऐसे ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, आल्दो दोनों एलील्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में प्रेजेंट हैं, बट स्टिल जस्ट सिंगल एलील इज शोइंग इट्स एक्सप्रेशन. ठीक है, फिनोटिपिकली सिंगल एलील अपना एक्सप्रेशन शो करता है. सो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. एज सच कोई भी मिक्सचर नहीं है ऑफस्प्रिंग्स में, बल्कि ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो पेरेंट्स के ही ट्रेड्स को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नोट दैट द F2 फ्लावर्स आर इधर वाइट और वॉयलेट, नेवर समथिंग इंटरमीडिएट. ठीक है, ये एक पिक्चर में जो है वो इधर फिगर 3.1 जो से ऊपर कहीं बनी होगी वो देख लीजिएगा कि उन्होंने क्रॉस करवाया है वाइट और वॉयलेट फ्लावर्स का. और जो F2 जनरेशन आई है उसमें या तो वाइट फ्लावर्स हैं या फिर वॉयलेट फ्लावर्स हैं.
कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट मीन्स कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं है जिसमें वाइट के साथ साथ वायलेट कलर भी हो। तो अगर जौन सा है वो कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आया आपके पास, तो इसका मतलब है ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। मीन्स ऑफस्प्रिंग जो है वो जस्ट पेरेंट के ट्रेड्स को ही शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सपोज कर लें कि आपने दो फ्लावर्स लिए, एक वाइट लिया एक वायलेट लिया, ठीक है, या एक वाइट लिया एक रेड लिया, और दोनों का क्रॉस करवाया है, और F2 जनरेशन जब आपके पास आती है तो उसमें आपके पास कोई इंटरमीडिएट फ्लावर आ जाता है। मीन्स कोई ऐसा फ्लावर आ जाता है जिसमें कौन सा व्हाइट और रेड का मिक्सर मीन्स पिंक कलर का फ्लावर आ जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूस वेरिएशन के रिजल्ट में आया है। मीन्स कि अब इसमें कौन सा है वो ब्लेंडिंग हो गई है पेरेंट्स के ट्रेड्स, ठीक है, वो मिक्सचर जो है वो पेरेंट्स के ट्रेड्स जो है उसमें मिक्सअप हो गए हैं, तो उसको आप कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। लेकिन अगर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आया तो उसको आप बोलेंगे कि ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के रिजल्ट में आया है। Mendel proposed that F2 offspring of a dihybrid cross are expressing traits produced by new combinations of previously existing unit factors। ठीक है, कि F2 में जो भी रिजल्ट आता है वो यूनिट फैक्टर्स के जो से कम्बिनेशन से आ रहा है, और वो यूनिट फैक्टर जो है वो पहले भी एग्जिस्ट करते थे। As a result, Mendel hypothesis did not fit well with the evolutionist preconception about causes of variation। ठीक है, सो मेंडल का लॉ जो है वो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो थे और एवोल्यूशन बेस करती है वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन पे, तो उस पे जो सा वो मेंडल का लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। It is also likely that Mendel contemporaries failed to realize that Mendel postulate explained how variation was transmitted to offspring. Instead, they may have attempted to interpret his work in a way that addressed the issue of why certain phenotypes survive preferentially। ठीक है, कि जो इसके अगेंस्ट थे मेंडल के लॉज के या मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के जो अगेंस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली इस बेस पे इसको रिजेक्ट किया था कि कुछ फिनोटाइप जो हैं वो ज़्यादा उनको प्रेफरेंस क्यों दी जाती है या ज़्यादा वो डोमिनेंट क्यों हो जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली ये लिया था क्योंकि मेंडल ने एज सच जो है वो जीन्स को एक्सप्लेन नहीं किया था। उसने जस्ट कौन सा वो ये कहा था कि यूनिट फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो यूनिट फैक्टर जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रहे हैं। उसने मैकेनिज्म भी कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि यूनिट फैक्टर्स कैसे पास हो सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि उस वक्त तक जेनेटिक्स में इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई थी और मेंडल को इतने ज़्यादा जो हैं वो आप कह सकते हैं कि बेसिक जेनेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं या माइटोसिस मियोसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ऐसा इतना ज़्यादा नहीं पता था। सो दैट्स वाई जो हैं वो उसके जो अगेंस्ट थे, मेंडल के अगेंस्ट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसके कुछ जो रिजल्ट थे उनको उस वक्त में रिजेक्ट किया था। अब उसके बाद मेंडल का जब वर्क रीडिस्कवर हुआ तो वो किस बेस पे हुआ था? द कोरिलेशन ऑफ मेंडल पोस्टुलेट्स विद द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोवाइडेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। अब मेंडल ने जब अपना वर्क प्रेजेंट किया था तो ही डिड नॉट नाउ अबाउट द क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसको क्रोमोसोम्स का नहीं पता था। सो 1879 में वॉल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ स्लेमेंडर सेल्स। ठीक है, स्लेमेंडर एम्फीबियन होता है एक, उसके सेल्स में जो है वो उसने देखा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक फाइबर्स प्रेजेंट हैं एंड दीज आर द क्रोमोसोम्स। सो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किए क्रोमोसोम्स को, डिस्कवर किया था 1879 में। फ्लेमिंग डिस्क्राइब्ड द बिहेवियर ऑफ दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, इसने फर्दर सेल डिवीजन का भी प्रोसेस एक्सप्लेन किया और उसमें जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है उसको एक्सप्लेन किया था। As a result of his findings and the work of many other cytologists, the presence of discrete units within the nucleus soon became an integral part of scientists' idea about inheritance. It was this mindset that prompted a re-examination of Mendel's findings। ठीक है, जब क्रोमोसोम्स को जो है वो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स के बारे में बताया गया कि सेल डिवीजन में बेसिकली क्रोमोसोम्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो फिर जो है वो मेंडल की फाइंडिंग्स जो है उनको दोबारा उस पर काम किया गया था और फिर उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस मिली थी। देन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट की गई है। अब जो मेंडल का वर्क था उसको दोबारा परफॉर्म किया था थ्री बॉटनिस्ट ने, ह्यूगो डी राइस, कॉरेंस एंड शर्मर।
De Vrie's work demonstrated the principle of segregation in several plant species. Apparently, he searched the existing literature and found that Mendel's work had anticipated his own conclusions. Coran and Shermak also reached a conclusion similar to those of Mendel. ठीक है, इन तीन साइंटिस्ट ने जब काम किया और प्लांट्स को लेके काम किया तो इनके रिजल्ट्स जो हैं वो वही आए जो मेंडल के रिजल्ट आए थे. So, in 1902, two cytologists, Sutton and Boveri, independently published papers linking their discoveries of the behavior of chromosome during meiosis to the Mendelian principles of segregation and independent assortment. Basically, chromosomal theory of inheritance क्या कहती है कि जो inheritance के units हैं, these are present on the chromosomes. ठीक है, कि जो भी मेंडल ने जैसे यूनिट फैक्टर्स को का बोला था, तो ये जो साइंटिस्ट थे स्यूटन एंड बोवेरी, इन्होंने कहा था कि बेसिकली जो मेंडल के यूनिट फैक्टर्स हैं वो या तो क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं. ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास हो रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन. So they pointed out that the separation of chromosomes during meiosis could serve as the cytological basis of these two postulates. जैसे मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता था कि यूनिट फैक्टर्स पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और देन वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या कहा गया कि बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो वो क्रोमोसोम्स पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो मियोसिस के प्रोसेस के दौरान जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. Although they thought that Mendel unit factors were probably chromosomes rather than genes on chromosomes. ठीक है, कि उन्होंने ये सोचा था कि हो सकता है कि मेंडल के यूनिट फैक्टर्स क्या हों, वो क्रोमोसोम्स ही हों. ठीक है, लेटर ऑन ये पता चला कि मेंडल के यूनिट फैक्टर बेसिकली क्या थे, जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स. Their findings re-established the importance of Mendel's work and Mendel's work and led to many ensuing genetic investigations. Sutton and Boveri are credited with initiating the chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance क्या है कि जो inheritance basically होती है that is dependent upon the chromosomes, and chromosomes are those structures that contain the inheritance units, or you can say genes on themselves. The idea that the genetic material in living organism is contained in chromosomes, which was developed during the next two decades, and then Morgan, Sturtevant, and Bridges and other established beyond a reasonable doubt that Sutton and Boveri's hypothesis was correct. मॉर्गन, स्टर्टीवेंट एंड ब्रिजेस जो हैं, इन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे और देन इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको एक्सेप्ट किया था बिकॉज इनके जो रिजल्ट्स थे वो क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन पे ही बेसिकली बेस करते थे और देन इन्होंने ये भी देखा था कि बेसिकली क्रोमोसोम्स ही वो जो हैं वो फाइबर्स हैं जिन पे आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं. देन कॉन्सेप्ट दिया गया यूनिट फैक्टर, जीन्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का. Because the correlation between Sutton and Boveri's observation and Mendelian principles serve as the foundation for the modern description of transmission genetics, we will examine this correlation in some depth before moving on to other topics. So basically जो मेंडल का कॉन्सेप्ट है उसको क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोला जाता है बिकॉज उस वक्त तक क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पता था, तो उसने यूनिट फैक्टर्स का बताया था. लेटर ऑन जब क्रोमोसोम्स के बारे में पता चला तो उसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोला जाता है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स का, और उस कॉन्सेप्ट में जो है फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में भी बताया गया था. So according to that concept, every diploid organism is represented as a 2n. ठीक है, क्योंकि उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स द नंबर इज प्रिसाइजली halved when two gametes combine during fertilization. Diploid number is re-established. ये सारी बातें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी जौन सा है वो क्रोमोसोम्स बनते हैं, पेयर फॉर्म में बनते हैं और देन गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो हाफ में डिवाइड हो जाते हैं और हाँ जब गैमीट्स जो हैं वो अगेन फर्टिलाइजेशन करते हैं तो डिप्लॉयड नंबर जो है वो रीस्टोर हो जाता है.
During meiosis, chromosome number is not reduced in a random manner. It was apparently to early cytologists that a diploid number of chromosomes is composed of homologous pairs identifiable by their morphological appearance and behavior. The gamete contains one member of each pair, thus the chromosome complement of a gamete is quite specific and the number of chromosomes in each gamete is equal to the diploid number. सो ये पिक्चर जो है ये वही शो कर रही है कि बेसिकली जो मैंडल के यूनिट फैक्टर्स थे दीज आर इन पेयर्स फॉर्म एंड यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम बताया गया है। होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक जीन के दो जोन से हैं वो डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हैं ऑन ईच होमोलोग। लाइक एक पे कैपिटल जी है, दूसरे पे स्मॉल जी है। इसी तरह ये दूसरा को दिखाया गया, उस पर डब्ल्यू और डब्ल्यू है। जीन्स आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। देन सेग्रीगेशन ऑफ यूनिट फैक्टर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली वो सेपरेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो भी जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। सो होमोलॉग्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। अब सेग्रीगेशन के रिजल्ट में क्या होगा, ईच पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ सेग्रीगेटिंग यूनिट फैक्टर्स। अब ये एक पेयर था, ये दूसरा पेयर था, अब दोनों सेग्रीगेट हो चुके हैं। अब इसके बाद जब गैम्यूट बन रहा है तो गैम्यूट में सिचुएशन देखें, वन गैम्यूट इज विद कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू, other gamete is with small g small w, then third capital G small w, and fourth condition आ रही है small g and capital W की। तो आपके पास जो है वो हर गैम्यूट जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ बन रहा है, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4 मीन्स के ये इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांस हैं हर गैम्यूट के बनने के, हर कम्बिनेशन के बनने के। सो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स हैं जैसे कि जिन पे सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं, सेम साइज के हैं, सेम स्ट्रक्चर है, सेम शेप है। और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जिन पर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट साइज हो सकते हैं उनके। जैसे अब ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम था जिसपे कैपिटल जी स्मॉल जी था, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इसका कौन सा था जिस पर डब्ल्यू प्रेजेंट था। अब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो हर क्रोमोसोम सेग्रीगेट होगा और उसके रिजल्ट में जो है वो क्या कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देन बताया गया कि जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, गैमीट्स बन जाते हैं, so one member of each pair is derived from the maternal parent whereas the other comes from the paternal parent। कि ऑफस्प्रिंग जब बनता है और वो गैमीट्स की यूनियन से बने, तो उस ऑफस्प्रिंग के अंदर एक जो पेयर की कॉपी है, एक क्रोमोसोम की जो कॉपी है वो मैटरनल पेरेंट की तरफ से आई है, मदर की तरफ से आई है, और जो सेकंड कॉपी आती है दैट इज फ्रॉम द पैटर्नल पेरेंट और द फादर। So, following independent segregation of each pair of homolog, each gamete receive one member from each pair of chromosomes। ठीक है, ये ऊपर वाली पिक्चर को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो बेसिकली जो है वो हर पेरेंट से एक एक कॉपी रिसीव करते हैं। Then locus का बताया गया कि the location on a given chromosome where any particular gene occurs is called its locus, and different allele of a given gene contains slightly different genetic information that determines the same character। Then कुछ जो से हम points दिए गए, conclusions दी गई, वो conclusions क्या थी कि during mitosis and meiosis when chromosomes are visible in their characteristic shapes, both members of a homologous pair are the same size and exhibit identical centromere locations। तो ये आप उसकी डेफिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं कि होमोलोगस पेयर सेम साइज के साथ साथ उनमें सेंट्रोमेयर लोकेशंस जो है वो भी आइडेंटिकल होती है। The sex chromosomes X and Y chromosome in mammals are an exception, क्योंकि होमोलोगस ऐसे जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई हैं वो होमोलोगस नहीं होते हैं बिकॉज एक्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी वाई। ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर्स और साइनैप्स। ठीक है, मियोसिस का प्रोसेस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि जब भी मियोसिस होती है उसमें प्रोफेज की स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं, ठीक है, साइनैप्स करते हैं।
ऑल्दो और वो पेयरिंग क्रॉसिंग ओवर जिसको आप बोलते हैं वो किस लिए होती है, ताकि जेनेटिक वेरिएशन आ जाए ऑफस्प्रिंग्स में। Although it is not generally visible under the microscope, homologs contain the identical linear order of gene loci। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स हैं या जीन लोकस हैं वो भी बहुत आइडेंटिकल होते हैं और लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक और पॉइंट क्या था कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स इन अ थ्रेड लाइक मैनर, और जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स लाइक बीड्स ऑन अ स्प्रिंग। ठीक है, कि एक जैसे एक स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स लगे होते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो होते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट भी जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का था कि जीन्स आर अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम इन अ लीनियर मैनर। ठीक है, एक स्ट्रेट वे में जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। Then independent assortment leads to extensive genetic variation। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहती है कि हर क्रोमोसोम जो है वो इंडिपेंडेंटली पास हो सकता है गैमेट के अंदर। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ही बेसिकली जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। लाइक आपने ऊपर देखा कि ये जैसे ये पिक्चर में दिखा रहे थे कि यहाँ पे अगर दो क्रोमोसोम किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हैं तो उसमें 4 टाइप्स के गैमीट्स बन रहे हैं। अब ये 4 टाइप्स के गैमीट्स जो हैं वो हर गैमीट दूसरे से डिफरेंट है, तो जब भी ये दूसरे पेरेंट के गैमीट के साथ जो उनसे कंबाइन करेंगे तो ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन आएंगी, मीन्स ऑफस्प्रिंग पेरेंट से डिफरेंट होगा। तो इसी तरह जो सा है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो जेनेटिक वेरिएशन जो है उसको लीड करती है, मीन्स उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती हैं। अब अगर हमने ये देखना हो कि नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट्स अगर जो है वो कितने बन सकते हैं ईच विद डिफरेंट क्रोमोसोम कंपोजिशन, जैसे वो हमने ऊपर टेबल में फार्मूला देखा था उसके लिए 2n फार्मूला था। हियर n इक्वल्स द हैप्लॉइड नंबर। If a species has a haploid number of 4, then 2 raised to power 4 or 16 different gametic combinations can be formed as a result of independent assortment. Although this number is not high, consider the human species. अब ह्यूमन में जो हैप्लॉइड नंबर है दैट इज 23। अब आपने ये फाइंड आउट करना हो कि ह्यूमन में कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 रेज टू पावर 23। ठीक है, और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जो है वो शो करता है कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हैं वो आपके जो हैं वो गेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, so probability is less than 1 in 1 trillion। It is no wonder that except for identical twins each member of the human species exhibit a distinctive set of traits। मीन्स ट्रिलियंस में आपका जो मिलियन या ट्रिलियंस में आंसर आता है गेनेटिक कॉम्बिनेशंस का, अब वो अगर आप जेनेटिक कॉम्बिनेशंस देखें तो वो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफस्प्रिंग जो है वो अगर उनमें इतने पेरेंट्स में इतने डिफरेंट गैमीट्स बन रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म जो हैं या ऑफस्प्रिंग जो हैं वो कितने ज़्यादा डिफरेंट होंगे फ्रॉम पेरेंट्स, और इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस आती रहती हैं। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस का एक ऐसा केस होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं उसमें क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या है वो सिंगल जो है वो या तो जो है वो सिंगल एग की फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनने के बाद उनमें सेपरेशन हो जाती है। जाइगोट जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है और फिर वो दो डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। दैट्स वाई जो है क्योंकि वो सिंगल एग और सिंगल स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से जो है वो वेरी नहीं करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते हैं और उनमें सिमिलर सेट ऑफ ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं उसमें जो है वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। इवन सिबलिंग्स में भी आप देखें तो हर सिबलिंग जो है वो दूसरे सिबलिंग से डिफरेंट होता है, और वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन। इसके बाद लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हेल्प टू एक्सप्लेन जेनेटिक इवेंट्स। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पहले भी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर।
और किसी भी इवेंट का होने का जो चांस होता है उसको आप जो है प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, जैसे हमने ऊपर ब्रांच डायग्राम जो देखी थी, फोक लाइन मेथड में हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया था और उसकी हेल्प से हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी। अब इसके लिए यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके पास एक कॉइन है, सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ कि एक कॉइन आप ले लें, कॉइन में आपका एक साइड हेड है और दूसरी साइड टेल है। ठीक है, आप कॉइन को फ्लिप करते हैं, ऊपर हवा में उछालते हैं और कॉइन जब नीचे आएगा तो 50% चांसेस हैं कि हेड आ सकता है और 50% चांसेस हैं कि टेल आ सकती है। ठीक है, सो जो चांस होता है किसी भी इवेंट के होने का दैट इज 50%। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप टॉस करते हैं पेनी एंड अ निकल एट द सेम टाइम एंड एग्जामिन ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स। ठीक है, एक जो कॉइन है वो पेनी का बना हुआ है, दूसरा निकल का है। आपने जो से इनको फ्लिप किया है और आपके पास जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब इक्वल चांसेस हैं हेड्स आने के और इक्वल चांसेस हैं टेल्स आने के। तो आप इसकी 4 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आ सकती हैं। पेनी हेड और निकल हेड आने के चांसेस हाफ हाफ, और ओवरऑल ये क्या होंगे बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/4। इसी तरह पेनी टेल के साथ निकल हेड आने का चांस कितना है कि आपने एक दफ़ा फ्लिप किया तो पेनी की टेल आ गई, निकल का हेड आ गया, तो इसके कितने चांसेस हैं, ये भी हाफ हाफ चांसेस हैं 1/4। इसी तरह पेनी का हेड और निकल के टेल आने के चांसेस 1/4 एंड लास्ट में दोनों के टेल आने के चांसेस भी कितने हैं 1/4। तो ये क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड और अ टेल इन द टॉस ऑफ ईदर कॉइन इज हाफ एंड इज अनरिलेटेड टू द आउटकम ऑफ द अदर कॉइन। मतलब कि एक इवेंट के होने के चांसेस दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर एक कॉइन ने हेड शो किया है तो दूसरा इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि दूसरा कॉइन भी हेड ही शो करेगा। अब दूसरा कॉइन हेड या टेल कुछ भी शो कर सकता है, तो इसको कहते हैं कि ये चांस है, प्रोबेबिलिटी है। Thus, all four possible combinations are predicted to occur with equal probability. If you want to calculate the probability when the possible outcome of two events are independent of one another but can be accomplished in more than one way, we can apply the sum law. ठीक है, सम लॉ क्या होता है कि इसमें हमने जो सा है वो मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने इसमें प्लस जो सा वो करेंगे, तब भी हमारे रिजल्ट जो हैं वो सेम आते हैं। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं तो उनके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं हम उनको सम लॉ के जरिए जो सा है वो मतलब उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको प्लस कर दें, देन भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग और पेनी एंड अ निकल and obtaining one head and one tail? In such a case, we do not care whether it is the penny or the nickel that comes up heads, provided that the other coin has the alternative outcome. There are two ways in which the desired outcome can be accomplished, each with a probability of 1/4. Some law states that the probability of obtaining any single outcome where that outcome can be achieved by two or more events is equal to the sum of the individual probabilities of all such events. मीन्स कि आपने जस्ट जो है वो दो इवेंट्स की जो भी प्रोबेबिलिटी आई है उसको आप जो है प्लस करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओवरऑल आपके पास जो है वो सिंगल इवेंट के आने के चांसेस कितने हैं। जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है उसको लिया 1/4 प्रोबेबिलिटी है, उसको जो है वो प्लस करके 1/4 से, और ये आंसर आया 1/2। मीन्स टू से जैसे यहाँ पे था प्रोडक्ट लॉ, और प्रोडक्ट लॉ के रिजल्ट में आपके पास जो आंसर आ रहा था वो 1/4 आ रहा था। अब आपने ये फाइंड आउट करना हो 1/4 से, आपके पास जस्ट 1/4 गिवन है और आपने ये फाइंड आउट करना हो कि इस 1/4 में हेड पेनी के हेड के कितने चांसेस थे और निकल के हेड के कितने चांसेस थे। वो कितने कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप 1/4 के सम लॉ अप्लाई करें। ठीक है, 1/4 में 1/4 प्लस कर दें तो आपको ये अंदाजा पता चल जाएगा कि आपके पास पेनी के हेड्स कितने थे और निकल के हेड्स कितने थे, या नीचे पेनी की टेल्स कितनी थी, निकल के हेड्स कितने थे। तो आप प्रोडक्ट लॉ का रिजल्ट जो है उसको यूज कर सकते हैं, उसी पे सम लॉ अप्लाई करके
आप ये देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं या एक इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। So one half of all 2 coin tosses are predicted to yield the desired outcome. So ये जो सी है, इस तरह आप प्रोडक्ट लॉ और सम लॉ जो है दोनों को यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कुछ बताई गई है, लेकिन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप स्किप कर दें टॉपिक। ये बाइनोमियल थ्योरम ये भी स्किप कर दें क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम जो है ये आपका एक चैप्टर नेक्स्ट आएगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, उसमें बेसिकली ये यूज होता है। बाइनोमियल थ्योरम सिंपली हम किसी भी जीन या जीनोटाइप का जो है वो होने के चांस